घर पहुंचते ही निशा ने सबसे पहले एक झपकी ली ताकि अपनी खोई नींद पूरी कर सके। जागने के बाद वो बाजार गई। उसने हॉट पॉट के लिए सामान और साइड डिशेस खरीदी, साथ में बियर भी ली। पहली जंग जीतने की खुशी में उसने घर पर हॉट पॉट सेलिब्रेशन करने का मन बनाया था। अकेले हॉट पॉट खाना, इससे ज्यादा उदासी भरा और क्या हो सकता था। लेकिन इतने सालों से अकेले रहने की आदत जो पड़ गई थी। ठीक उसी वक्त जब वो खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, दरवाजे पर खटखट की आवाज आई। इस वक्त कौन आ सकता था? निशा ने शक भरी नजरों से दरवाजा खोला और सन्न रह गई। लखन लूखा बाहर खड़े थे, एकदम चटक सूट और गहरे रंग का कोट पहने हुए। उनकी गोद में छोटू था और उनके हाथ में एक रंग बिरंगी फलों की टोकरी थी। ये कैसा अजीब जोड़ा था? लखन साहब, निशा ने डरते हुए गला साफ किया। इतनी रात गए अचानक? कोई खास बात? लखन लूखा के पतले होठों ने दो शब्द उगले। बीमार पूछताछ। बीमार पूछताछ? वो इतनी रात गए खुद आए, वो भी छोटू को साथ लेकर। बस एक छोटी सी चोट थी, वो तो जिंदा थी और उछल कूद रही थी। अरे, आप ज्यादा औपचारिकता कर रहे हैं लखन साहब। घर थोड़ा बिखरा है, माफी चाहती हूं, अंदर आइए। निशा को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वो चकित और खुश दोनों थी। उसने जल्दी जल्दी कमरे को ठीक किया, सोफे पर पड़ा कबाड़ हटाया और कपड़ों का ढेर बिस्तर के नीचे ठूंस दिया। कहीं भी बैठिए, कुछ पीना पसंद करेंगे? हरी चाय चलेगी या दूध? निशा व्यस्त रहते हुए दिमाग चलाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर लखन लूखा यहां क्यों आए। लेकिन जितना सोचा उतना ही उसका दिमाग चक्कर घिन्नी बन गया। लखन लूखा की सोच तो समंदर जितनी गहरी थी। हाँ, लखन लूखा ने सिर हिलाया, जैसे कोई सेनापति अपने सिपाही की सैन्य स्थिति की रिपोर्ट सुनकर जवाब दे रहा हो। निशा बस उलझन में रह गई। उसने लखन के लिए एक कप चाय बनाई और छोटू के लिए दूध का गिलास लाई। लखन लूखा छोटे से ड्राइंग रूम के संकरे सोफे पर अटपटे ढंग से बैठे थे और उनके बगल में छोटू। बाप बेटे की शक्लें तो एक जैसी थीं ही, उनके चेहरे का भाव भी हूबहू एक था। न कोई भाव, न कोई बात। माहौल अजीब हो गया। निशा सामने बैठी थी और मन ही मन रो रही थी। हाय राम, ये दोनों यहां करने क्या आए थे? तभी हॉटपॉट के बर्तन से गुड़गुड़ की आवाज आई। हवा में मसालेदार लजीज खुशबू फैलने लगी। खामोशी तोड़ने के लिए निशा ने यूं ही पूछ लिया, वैसे आप लोगों ने खाना खाया? मैं अभी हॉटपॉट बनाने जा रही थी, साथ में खाएंगे? लखन लूखा, ठीक है। छोटू ने सिर हिलाया। निशा, वो तो बस औपचारिकता में पूछ रही थी। ये दोनों इतनी आसानी से मानकर झगड़ा मोल ले रहे थे क्या? एक तो सीईओ था, दूसरा छोटा सा नवाब। इन्होंने तो दुनिया भर के लजीज पकवान छके होंगे। फिर यहां एक आम औरत के छोटे से घर में हॉटपॉट खाने क्यों चले आए? निशा को अपनी साधारण पेशकश पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन बात तो कह दी थी। मजबूरी में उसने उन्हें डाइनिंग टेबल पर बुलाया और दो जोड़ी चॉपस्टिक्स और बढ़ा दी। मैंने जो सूप पेस्ट लिया है वो काफी तीखा है, आप लोग मसालेदार खाना खा सकते हैं? निशा ने चिंता से पूछा। लखन लूखा, हाँ। छोटू ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर। निशा ताजा धुला हुआ सामान ले आई। लखन लूखा ने ज्यादा नहीं खाया, वो ज्यादातर उनके लिए पकाते रहे। दूसरी तरफ छोटू को मसालेदार खाना उतना ही पसंद था जितना निशा को। उसकी जुबान मसाले से जल रही थी, फिर भी वो खाता रहा। निशा को थोड़ी चिंता हुई। बच्चों के लिए इतना मसालेदार खाना ठीक तो है? अगर इस छोटे नवाब को कुछ हो गया तो वो इसका जिम्मा नहीं उठा सकती थी। इतना नाजुक नहीं है। लखन लूखा को उसकी चिंता बेकार लगी। इसके बाद निशा ने और कुछ नहीं कहा। अचानक खामोश और ठंडे दिमाग वाले लखन लूखा ने खुद बात शुरू की। ऑडिशन कैसा रहा? निशा एक पल को ठिठकी, फिर जवाब दिया, काफी अच्छा रहा, इसलिए आज मैंने सेलिब्रेशन के लिए हॉटपॉट बनाया। लखन लूखा ने अपना गिलास उठाया। बधाई हो। निशा को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी कामयाबी की बधाई देने वाला पहला शख्स लखन लूखा होगा। निशा ने अपनी बियर का गिलास हल्के से लखन लूखा के गिलास से टकराया। उसके चेहरे पर दिल से निकली एक मुस्कान थी। शुक्रिया। लड़की की उस मुस्कान के खिलते ही लखन लूखा एक पल के लिए हल्के से हिल गए। निशा ने बगल में बैठे छोटू की ओर देखा। मैं खास तौर पर छोटू की शुक्रगुजार हूं। अगर वो ना होता
तो मैं वक्त पर ऑडिशन के लिए नहीं पहुंच पाती। लो मेरे प्यारे, ये तेरा गिलास। छोटू ने अपने दूध के गिलास को देखा, फिर निशा और पापा की बियर को। भले ही वो थोड़ा अनमना था, लेकिन आखिरकार उसने अपना गिलास उठाकर निशा के साथ टकराया और एक ही घूंट में बचा हुआ दूध पी गया। उसके गंभीर रवैये पर निशा को हंसी छूट गई। शायद इसे भी बड़ों की तरह गम गलत करने के लिए शराब पीने का ढोंग करना आता था। खाने के बीच में लखन लूखा एक फोन कॉल लेने के लिए बालकनी में चले गए। निशा तुरंत छोटू के पास सट गई। उसने अपनी बियर का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। हाँ हाँ, स्वाद जानना चाहता है? जल्दी एक घूंट छक ले, जब तक तेरा पापा नहीं है। बस जरा सा ही। ठीक है। छोटू की आंखें रात के तारों की तरह चमक उठीं। उसने सिर झुकाकर सावधानी से एक छोटा सा घूंट लिया। स्वाद भले ही खराब था, लेकिन उसे बहुत खुशी हुई। लखन लूखा जब कॉल से लौटे तो निशा तुरंत सीधी बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। छोटू तो उससे भी ज्यादा पक्का था। वो धीरे धीरे अपना दूध पीता रहा, बिल्कुल बेपरवाह। लखन लूखा को ऐसा लगा जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्की सी गर्मजोशी की चमक थी जब वो सामान्य चेहरा लिए वापस बैठे। तीनों की भूख अच्छी थी। इतना सामान खरीदने के बावजूद सब कुछ छट कर गए। निशा सोच रही थी कि अब रात काफी हो गई थी, शायद उन्हें जाना चाहिए। तभी अचानक आसमान में बिजली कौंधी। कुछ ही देर बाद जोरदार गड़गड़ाहट शुरू हुई और बाहर तेज हवाएं चलने लगीं। मैंने मौसम की खबर में देखा था कि आज रात तेज बारिश और तूफान आएगा। निशा ने खिड़की से बाहर झमाझम बारिश को देखा। उसका चेहरा परेशान था। छोटू और लखन लूखा दोनों उसे ही घूर रहे थे। उन दोनों की नजरों के दबाव में निशा को कहना पड़ा, इतनी रात गए और मौसम इतना खराब है, छोटू को लेकर वापस जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। शायद आप लोग आज रात यहीं रुक जाइए। उसने ये बस औपचारिकता में कहा था। उसे पूरा यकीन था कि लखन लूखा कभी नहीं मानेंगे, लेकिन नतीजा। लखन लूखा, ठीक है। छोटू ने सिर हिलाया। क्या? फिर से मान गए? लखन लूखा इतने आसान कैसे थे? निशा को क्यों लग रहा था कि ये दोनों बस इसी इंतजार में थे कि वो ये पेशकश करे? वो तो पागल हो जाएगी। बस ऐसे ही लखन लूखा और छोटू रात के लिए रुक गए। उसकी कंपनी ने जो फ्लैट दिया था वो ज्यादा बड़ा नहीं था, बस एक ड्राइंग रूम और एक बेडरूम। सोने का इंतजाम सचमुच एक मसला था। मैं आज रात ड्राइंग रूम में सो जाऊंगी। लखन साहब, क्या आप छोटू के साथ मेरे कमरे में सो सकते हैं? मैं बिस्तर की चादर बदल देती हूं। नहीं, मैं ड्राइंग रूम में सोऊंगा। तुम छोटू के साथ बेडरूम में सो। लखन लूखा ने ऐसे कहा जैसे कोई विरोध बर्दाश्त नहीं करेंगे। निशा को लगा कि वो खुद अपनी कब्र खोद रही थी। न सिर्फ उसने लूखा ग्रुप के सीईओ को सस्ता हॉटपॉट खिलाया, बल्कि अब उन्हें ड्राइंग रूम में सुला भी रही थी। अगर सिर्फ लखन लूखा होते तो वो उन्हें कभी नहीं रोकती, खासकर दिन में उनके उस शादी करले वाले बयान के बाद, और फिर सिर्फ वो दोनों एक ही छत के नीचे। लेकिन छोटू की खातिर उसे कोई चारा नहीं था। इतने खराब मौसम में उसे बच्चे के साथ वापस जाने देना बहुत खतरनाक था, और छोटू के होने से तो ये अकेलेपन की बात नहीं थी, है ना? निशा ने अपनी किस्मत को कोसते हुए कहा, मैं देखती हूं कि आपके लिए कुछ कपड़े मिल जाएं। अलमारी खंगालने के बाद उसे उनके लिए कपड़े मिल गए। निशा को अलमारी में पिकाचू के आकार वाला बच्चों का एक पायजामा मिल गया, जो छोटू के लिए ठीक था। ये उसे पार्ट टाइम काम के दौरान मिला था और उसने इसे बस यूं ही अलमारी में फेंक दिया था। लखन लूखा के लिए कपड़े ढूंढना आसान था, क्योंकि उसके छोटे भाई तनु ने उसके पास कुछ कपड़े छोड़ रखे थे। अपने असली माता पिता से मिलने के बाद निशा को लगता था कि उसने अपने गोद लिए माँ बाप को निराश किया है, इसीलिए वो उनसे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। वो बस अपने छोटे भाई तनु के साथ संपर्क में रहती थी। निशा कपड़े ढूंढने के बाद कमरे में लौटी और नई बेडशीट्स और तकिए के कवर ले आई। ड्राइंग रूम का सोफा इतना बड़ा नहीं था कि लखन लूखा अपनी लंबी टांगें फैला सकें। निशा को मजबूरी में एक स्टूल खींच कर लाना पड़ा ताकि अस्थायी बिस्तर की लंबाई बढ़ सके। छोटू के लिए कोई चिंता नहीं थी। उसने खुद नहाया, वो प्यारा सा पायजामा पहना और फिर बिस्तर पर जाकर लेट गया, जैसे उसे सब पहले से आता हो।
निशा ने भी नहाया और एक ढीला ढाला सादा पायजामा पहना। ये देखने के बाद कि वो ठीक ठाक दिख रही है, वो बाहर आई। वो लखन साहब, मैं सोने जा रही हूं, अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लीजिएगा। हम्म। लखन लूखा की नजरें ताजा नहाई हुई निशा पर ठहर गईं। उनकी आंखों की गहराई में एक भारी सा अंधेरा उमड़ आया। लड़की ने सबसे साधारण पायजामा पहना था और बालों को जूड़े में बांध रखा था। उसका चेहरा बिना मेकअप के ताजा था और भाप से उसकी गोरी त्वचा पर हल्की सी लाली छाई थी। लखन देख सकते थे कि निशा ने जानबूझकर सादा कपड़े चुने थे। उसके लिबास में कुछ भी अनुचित नहीं था, लेकिन लखन लूखा के दिल का हाल कुछ और था। उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर का एक हिस्सा धीरे धीरे जाग रहा था। निशा अपने बेडरूम में दाखिल हुई और अचानक देखा कि उसके कमरे में एक प्यारा सा जीव और जुड़ गया था। उसका मूड एकदम खुश हो गया। कल रात से बहुत सी चीजें उसकी उम्मीदों से परे हो रही थीं। जल्दी सो जा। उसने छत की लाइट बंद की और बेड साइड लैंप जलता छोड़ दिया। वो छोटू के बगल में लेट गई। छोटू ने पलकें झपकाईं, लेकिन उसे नींद का जरा भी नामो निशान नहीं था। निशा का सिर चकराने लगा। वह लगता था बच्चों को सोने से पहले कहानियां सुनानी पड़ती थीं। निशा ने लाचार होकर कंधे उचकाए। मुझे कहानियां सुनाना नहीं आता, क्या मैं तुम्हारे लिए एक गाना गा दूं? छोटू की आंखों में उम्मीद की चमक उभरी और उसने सिर हिलाया। निशा ने छोटू की पीठ पर हल्के हल्के थपकी दी और धीमी आवाज में गाना शुरू किया। सर्द गर्म मौसम में तेरे पास रहकर चुपके से वक्त बीतता है। हवा में लाल पत्तों ने मेरे दिल को सुकून दिया। नींद और नशे के बीच मुस्कान रोकने की कोशिश। मैं बन जाऊं बादल का बर्फ, चेहरे पर बरसाऊं ठंडी चूमियां। बेपनाह मोहब्बत के साथ इंसानियत में बहता है प्यार अनंत, जिंदगी की हजार रंगत को गले लगाते हुए। निशा अचानक रुक गई, क्योंकि अगली पंक्ति थी, प्यार में रातें गुजारना। हाय, ये गीत छोटे बच्चों के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं था। उसे गाना बदल देना चाहिए। निशा ने एक बार खांसा। दीदी तुम्हारे लिए दूसरा गाना गाएगी, क्योंकि दीदी को अगली पंक्ति भूल गई। छोटू ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। निशा ने दिमाग पर जोर डाला और एक बच्चों के लिए ठीक गाना सोचा। राम और श्याम पहाड़ी पर गए पानी की बाल्टी लाने को। राम गिरा और उसका ताज टूटा और श्याम भी लुढ़कता चला आया। राम उठा और घर की ओर दौड़ा। जितनी तेजी से वो भाग सकता था, वो बिस्तर पर गया सिर ठीक करने, सिर के और भूरे कागज के साथ। 3 बार गाने के बाद ही उसे बगल से नन्हा सा खर्राटा सुनाई दिया। बच्चा पालना सचमुच आसान नहीं था। उसे अचानक लखन लूखा की तारीफ करने का मन हुआ, जो अकेले बाप के तौर पर छोटू को पाल रहे थे। उसने सोचा कि छोटू की मां कौन थी। उसने छोटू को जन्म देकर लखन लूखा को क्यों छोड़ दिया? क्या उसकी हैसियत इतनी कम थी कि लूखा परिवार ने उसे कबूल नहीं किया, या फिर लखन लूखा में कोई ऐसी छुपी कमी थी? निशा इन ख्यालों में डूबती उतरती धीरे धीरे सो गई। आधी रात को ड्राइंग रूम से अचानक एक दबी हुई आवाज ने निशा को झटके से जगा दिया। निशा सावधानी से बिस्तर से उतरी ताकि ये देख सके कि क्या हुआ। छोटू तो बहुत गहरी नींद में सो रहा था। बेडरूम का दरवाजा खोलते ही उसने देखा कि लखन लूखा पानी पीने के लिए जग उठा रहे थे। उनका एक हाथ पेट पर था और चेहरा पीला पड़ गया था। निशा जल्दी से उनके पास गई। लखन साहब, आप ठीक हैं? कोई बड़ी बात नहीं। हम क्या आपका पेट दुख रहा है? लखन लूखा ने कोई जवाब नहीं दिया। निशा समझ गई कि उसका अंदाजा सही था। लखन लूखा को मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं जंचता था। फिर भी उन्होंने खाने की कोशिश क्यों की? जरा ठहरिए, मैं आपके लिए पेट की दवा लाती हूं। शुक्र है उसके पास घर में आम दवाएं थीं। निशा जल्दी से पेट की दवा ले आई। ये दोनों गोलियां खानी होंगी। शुक्रिया। लखन लूखा ने उसकी हथेली से गोलियां लीं। उनकी ठंडी उंगलियां हल्के से निशा की हथेली को छू गईं और ऐसा लगा जैसे वो उसके दिल की नोक को छू रही हों। निशा को अचानक कमजोरी सी महसूस हुई। तूफानी रात की इस शांत खामोशी में ऐसी खूबसूरती के सामने कंट्रोल खो देना बहुत आसान था। निशा ने मन ही मन पाई पीआई के अंक गिनने शुरू किए ताकि उसका दिल शांत हो सके। लखन लूखा को दवा खाते देख निशा उनके साथ थोड़ी देर रुकी, क्योंकि तुरंत चले जाना असभ्य लगता। अब थोड़ा बेहतर है,
क्या अस्पताल जाना होगा? माफी चाहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि आपको मसालेदार खाना नहीं खाना चाहिए। पहले वो छोटू की चिंता में थी। आखिर में छोटू को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन लखन लूखा को हो गया। इसे क्या कहेंगे? तेरी गलती नहीं, ये तो पुरानी तकलीफ है। दोनों के बीच थोड़ी देर खामोशी छाई। फिर लखन लूखा ने अचानक कहा, आज रात यहां आने की वजह छोटू था। वो तुझे देखना चाहता था। निशा को यकीन नहीं हुआ कि कहीं उनकी जुबान तो नहीं फिसली। छोटू मुझे देखना चाहता था? छोटू गोदाम में बहुत डर गया था। तूने उसे बचाया, इसलिए अब वो तुझ पर बहुत भरोसा करता है, लखन लूखा ने समझाया। निशा ने गौर किया कि जब भी छोटू आसपास होता था या उसका जिक्र आता था, लखन लूखा का वो तीखा ठंडा रवैया काफी हल्का हो जाता था। वो दिन की तरह डरावने नहीं लगते थे। ऐसा है? निशा ने सिर हिलाया। ऐसी रात में इंसान का बचाव और हिचकिचाहट कमजोर पड़ जाती थी। निशा ने वो सवाल पूछ लिया जो उसे कब से परेशान कर रहा था। वो, अगर बुरा ना माने तो पूछूं, क्या छोटू को बोलना नहीं आता? आज तक उसने छोटू को एक भी शब्द बोलते नहीं सुना था। वो नन्हा सा बच्चा बस सिर हिलाता या मना करता था। बोलना ना आने से ज्यादा वो बोलना नहीं चाहता। लखन लूखा ने जवाब दिया, तो ये दिल की बात है। निशा ने भौहें चढ़ाईं। छोटू थोड़ा बंद सा है, वो खुद को दुनिया से अलग कर लेता है। लखन लूखा ने कुछ छुपाया नहीं। ऐसा है? ये वही था जो निशा ने अनुमान लगाया था। छोटू ने खुद को क्यों बंद कर लिया? ये लूखा परिवार जैसे रईस खानदान का राज था। निशा को और गहरे पूछने की हिम्मत नहीं थी। मिस निशा, लखन लूखा ने अचानक अपनी नजरें उस पर टिका दी। वो आंखें चमकीली, ठंडी और शांत थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को राख कर देंगी। जी? निशा उस नजर से थोड़ा चौंक गई। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? लखन लूखा ने पूछा। अगर ये बात कोई और कहता तो निशा जरूर सोचती कि वो बस बात शुरू करने की पुरानी तरकीब आजमा रहा है। लेकिन ये लखन लूखा थे और उनकी आंखों में सच्ची उलझन थी। शायद नहीं। अगर मैंने आपको पहले देखा होता तो मुझे जरूर याद रहता। लेकिन कोई बात है क्या? निशा का लहजा अभी भी पक्का था। उसकी हैसियत ऐसी थी कि वो लखन लूखा जैसे शख्स से नहीं मिल सकती थी, भले ही वो पहले निशा खानदान की छोटी बेटी रही हो। कुछ नहीं। लखन लूखा ने नजरें हटाईं। उनकी आंखें खिड़की के बाहर रात के गहरे रंग को दिखा रही थीं। वो थोड़े उदास लग रहे थे। ऐसे बात करते रहने से माहौल और खराब हो रहा था। लखन साहब, अगर और कुछ नहीं तो मैं सोने जाऊं? निशा ने सावधानी से कहा। लखन लूखा ने जैसे उसे भांप लिया हो। उन्होंने हाथ उठाया। जल्दी क्या है, बैठ। जल्दी नहीं, उसे तो बहुत जल्दी थी। निशा स्कूल की छोटी बच्ची की तरह आज्ञाकारी ढंग से बैठ गई। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वो रो देगी। लखन लूखा ने एक हाथ से अपना सिर थामा। तुझे मुझसे डर लगता है? रात के अंधेरे में लखन लूखा दिन के अपने ठंडे रवैये से भी ज्यादा खतरनाक और शैतानी लग रहे थे। निशा ने जोर से सिर हिलाकर मना किया, फिर सावधानी से सिर हिलाया। शायद ही दिल्ली में कोई ऐसा होगा जो आपसे न डरता हो, है ना? लखन लूखा की पतली उंगलियां उनके हाथ में पकड़े गिलास से खेल रही थीं। उन्होंने धीरे धीरे कहा, तो तुझे मुझसे डर इसलिए लगता है क्योंकि बाकी लोग मुझसे डरते हैं? फिर तू मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती जब बाकी औरतें ऐसा चाहती हैं? इस सवाल ने निशा को इतना डरा दिया कि वो कुर्सी से फिसलते फिसलते बची। उसने सोचा था कि दिन में वो इस मुसीबत से बच निकली थी। साफ था कि वो बहुत भोली थी। इस भारी भरकम सवाल का जवाब वो क्या दे? निशा कांपते हुए हाथ उठाकर बोली, इस सवाल का जवाब देने से पहले क्या मैं एक सवाल पूछ सकती हूं? लखन लूखा ने सिर हिलाया। पूछ सकती है। मुझे क्यों? क्या इसलिए कि छोटू मुझ पर भरोसा करता है? मुझे लगता है ये बस थोड़े दिन की बात है। उसके मन का डर जब ठीक हो जाएगा तो वो नॉर्मल हो जाएगा। और अगर वो हमेशा ऐसा ही रहा तो भी आपको आपको इस तरह खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं। निशा ने बड़ी मुश्किल से समझाया, जैसे किसी भटकी हुई लड़की को सही रास्ता दिखा रही हो। लखन लूखा ने गिलास नीचे रखा और उसकी ओर देखा। मैंने पहली बार में ही साफ कर दिया था मिस निशा। अगर तुझे अभी भी समझ नहीं आया तो मैं फिर कह देता हूं। तूने छोटू को बचाया,
इसलिए मैं तुझे अपनी देह से बदला चुकाना चाहता हूं। इसी वजह से तो मैं ये स्वीकार नहीं कर सकती। निशा का दिल चीख रहा था। निशा को लगा कि इस मुद्दे पर वो उनसे और बात नहीं कर सकती। उसने माफी मांगते हुए चेहरा बनाया। लखन साहब, मैं आपके अच्छे इरादों की बहुत कद्र करती हूं, लेकिन मैं शादी के बिल्कुल खिलाफ हूं। तो लखन लूखा ने भौहें चढ़ाईं। तो तू बस मुझसे सोना चाहती है, लेकिन शादी करके जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती? हाँ, बिल्कुल सही। अरे, नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। निशा उनके सामने घुटने टेकने को तैयार थी। क्या वो अपने शब्दों से और ज्यादा डरावने हो सकते थे? बदकिस्मती से मैं शादी से पहले जिस्मानी रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकता। कौन यकीन करेगा? निशा बड़बड़ाई, अपनी आवाज को दबाते हुए। आप तो शादी से पहले किसी को प्रेग्नेंट कर चुके हैं, ठीक? लखन लूखा का चेहरा थोड़ा अनमना सा हो गया। वो खिड़की की ओर देखने लगे। छोटू एक हादसा था। मुझे नहीं पता उसकी मां कौन है। ये बात इतनी खराब क्यों लग रही थी? तो क्या तुझे इस बात से परेशानी है कि मेरा एक बेटा है? लखन लूखा ने अचानक पूछा। यह मुमकिन ही नहीं। जैसा लखन लूखा ने कहा, दिल्ली की सारी औरतें छोटू की सौतेली मां बनने के लिए तरस रही थीं। उसे बेटे से क्या परेशानी हो सकती थी? तो फिर क्यों? जैसे जैसे बात चल रही थी, लग रहा था कि लखन लूखा उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो कोई संतोषजनक जवाब न दे दे। निशा ने लाचार होकर माथा पकड़ा। गहरी सांस लेकर बोली, लखन साहब, शादी कोई खेल नहीं है। चाहे वो कर्ज चुकाने के लिए हो या किसी और वजह से, हम अभी अभी मिले हैं। क्या आप मेरा स्वभाव जानते हैं? क्या आप मेरा अतीत जानते हैं? मैं जिससे शादी करना चाहता हूं, वो आज की तू है। तेरे अतीत से मुझे कोई लेना देना नहीं। लखन लूखा का जवाब वैसा ही रौबदार था जैसी उम्मीद थी। निशा का चेहरा ठंडा पड़ गया। लेकिन मेरे लिए मेरा अतीत भी मेरा हिस्सा है। मैं अपने अतीत को काटकर आपसे शादी नहीं कर सकती। लखन साहब, हमारी राहें अलग हैं। मैं सच्चे दिल से कहती हूं कि आप अपनी ये बेतुकी सोच वापस ले लें। इसके बाद एक गहरी खामोशी छा गई। निशा को लगा कि अब वो गुस्से में आग बबूला हो जाएंगे, क्योंकि उनकी बेइज्जती फिर से हो रही थी। लेकिन लखन लूखा ने शांत स्वर में कहा, समझ गया। निशा की तनी हुई नसें आखिरकार ढीली पड़ी। तो मैं सोने जा रही हूं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। उस कमजोर सी पीठ को देखते हुए लखन लूखा की नजरें समंदर की गहराई जैसी थीं। बस एक चीज नहीं बदली थी, वो गर्मी जो समंदर की तह से आ रही थी। सुबह निशा की नींद ड्राइंग रूम से आने वाली एक मर्दाना धीमी आवाज से खुली। लखन लूखा ने पीछे से कदमों की आहट सुनकर फोन नीचे रखा। उन्होंने गर्मजोशी भरे लहजे में पूछा, मैंने तुझे जगा दिया? निशा ने सामने खड़े शख्स को देखा। उसकी आंखें थालियों जितनी बड़ी हो गईं। लखन लूखा ने कमीज नहीं पहनी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसकी नजरों के सामने उनकी नंगी देह थी। यह नजारा दिल पर भारी था। उसने अपनी नाक रगड़ी। शुक्र है उसने कोई शर्मिंदगी वाली हरकत नहीं की। लखन लूखा को उसका अजीब सा चेहरा दिखाई नहीं दिया, बल्कि वो शांत भाव से सोफे से अपनी कमीज उठाकर पहनने लगे। बटन बांधते हुए बोले, काम पर इमरजेंसी है, मुझे अभी जाना होगा। क्या तुम छोटू को जगा सकती हो? हाँ, ठीक है। निशा ने सिर हिलाया और जल्दी से छोटू को बुलाने चली गई। लेकिन उसे बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पलटते ही उसने एक नर्म, प्यारा और बेहद क्यूट पिकाचू देखा, जो अपने प्यारे पापा लखन लूखा को बिना पलक झपकाए घूर रहा था। उसका चेहरा साफ तौर पर नाखुश था। छोटू, जाकर कपड़े बदल लें। लखन लूखा ने कोट पहनते हुए अपने बेटे को हुक्म दिया। जवाब में धड़ाम की आवाज आई, क्योंकि बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बिल्कुल बेरहम। लखन लूखा निशा। लखन लूखा ने दरवाजा आजमाया, लेकिन वो अंदर से बंद था। उन्होंने निशा की ओर देखा। चाबी है? निशा ने अटपटाते हुए सिर हिलाया। है, लेकिन वो कमरे के अंदर है। लखन लूखा ने माथा ठोंक लिया और ठंडे लहजे में बोले, छोटू, मैं तुझे 3 मिनट दे रहा हूं। अगर तू बाहर नहीं आया तो फिर यहां कभी वापस आने की सोच भी मत। 3 मिनट बाद भी अंदर से कोई आहट नहीं आई। छोटू, बाहर निकल। अगर मुझे तुझे जबरदस्ती निकालना पड़ा तो फिर मैं इतनी आसानी से बात नहीं करूंगा।
फिर भी कोई हलचल नहीं। एक छोटा सा गुलगुला अपने बाप की इज्जत को चूर चूर कर रहा था। निशा पास खड़ी थी और हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। मुझे तो बाद में काम पर जाना है, क्यों ना छोटू को थोड़ी देर और यहां रहने दें। लखन लूखा का चेहरा काला पड़ गया। उन्होंने फोन निकाला और किसी को कॉल किया। निशा ने चुपके से देखा कि वो एक मनोचिकित्सक को फोन कर रहे थे। वो एक पल को हैरान रह गई। इतनी सी बात के लिए मनोचिकित्सक? ये तो राई का पहाड़ बनाना था। निशा ने हल्के से खांसा और सुझाव दिया, क्यों ना मैं कोशिश करूं। लखन लूखा ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाया। निशा दरवाजे से सट गई और कोमल स्वर में बोली, छोटू, दीदी को थोड़ी देर में काम पर जाना है। मैं तेरा ख्याल नहीं रख सकती। क्या तू पापा के साथ घर चला जाएगा? अंदर से कोई जवाब नहीं आया। ऐसा करते हैं, हम फोन नंबर बदल लेते हैं ताकि कभी भी बात कर सकें। वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। अंदर से हल्की सी कदमों की आहट आई। अगर दीदी लेट हो गई तो डायरेक्टर डांटेगा। हमारा डायरेक्टर बहुत सख्त है। दीदी तो बहुत बेचारी है। हाय। दरवाजा खुल गया। लखन लूखा एक लंबी जंग की तैयारी में थे। उनकी आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी। उन्होंने बगल में खड़ी औरत को जटिल नजरों से देखा। वो सिर्फ 3 वाक्यों में छोटू को आज्ञाकारी ढंग से बाहर निकाल लाई थी। पिछली बार जब ऐसा हुआ था, छोटू ने खुद को घर की अटारी में बंद कर लिया था। उनके 4 लोगों का परिवार, सारे नौकर चाकर, मनोचिकित्सक और यहां तक कि एक बातचीत विशेषज्ञ को भी बुलाया गया था। आखिर में पूरे दोपहर होंठ सूखने तक बात करने के बाद भी दरवाजा तोड़ना पड़ा था। और नतीजा, छोटू ने पूरे 1 महीने तक उनसे बात नहीं की थी। निशा को उस वाकये का कुछ पता नहीं था। उसे तो बस इतना लगा कि ये बच्चा बहुत आज्ञाकारी है। उसने छोटू को गोद में उठा लिया। वो बेचारा अपनी दीदी को डांट पड़ने की सोच से बाहर आ गया था। उसने तारीफ की, छोटू कितना अच्छा है, शुक्रिया मेरे प्यारे। तारीफ सुनकर छोटू का मूड ठीक हो गया। उसने चुपके से एक कागज का टुकड़ा निशा को थमा दिया, जिस पर नंबरों की एक कड़ी लिखी थी। निशा ने नोट लिया। अरे, ये तेरा फोन नंबर है? बढ़िया, मैं इसे सेव कर लूंगी। जब भी वक्त मिलेगा मैं तुझे जरूर कॉल करूंगी। लखन लूखा को कुछ अजीब लगा। छोटू के पास तो फोन था नहीं, ये नंबर कहां से आया? उन्होंने अपनी लंबाई का फायदा उठाकर झांका। ये तो उनका अपना नंबर था। बढ़िया, बाप का बेटा। चंचल ऑफिस में आग बबूला हो रही थी। निशा ने ऑडिशन दिया और सेकेंडरी लीड रोल पा लिया। सेकेंडरी लीड? निशिका ने भौहें चढ़ाईं। वो तो किसी बेकार फिल्म में छोटा मोटा रोल कर रही थी ना। उसे सेकेंडरी लीड के लिए ऑडिशन देने का वक्त कहां से मिला? मुझे भी अजीब लगा। मैंने कल के लीड रोल ऑडिशन के बारे में कुछ पता किया। जज लोग जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी नजर निशा पर पड़ी। उन्हें लगा कि वो रोल के लिए एकदम सही है और बस उसी वक्त फैसला कर लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम उसे लेकर इतनी सतर्क थीं। ये निशा सचमुच बहुत चालाक है। ऑडिशन खत्म हो चुके थे, फिर भी उसने जजों को रिझा लिया। कौन जाने किसे फंसाने की कोशिश कर रही थी। चंचल ने इससे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। निशा की खूबसूरती तो एक घातक हथियार थी। अगर कोई जज उस पर फिदा हो गया हो तो इसमें हैरानी की बात नहीं थी। शुरुआत में चंचल ने निशा को साइन करके उसे संवारने की सोची थी, लेकिन अचानक निशिका कहां से आ टपकी। एक तरफ थी बिना किसी रसूख वाली नई लड़की और दूसरी तरफ थी मशहूर और रसूखदार खानदान की कलाकार। फैसला तो साफ था, फिल्मी दुनिया में सिर्फ खूबसूरती से काम नहीं चलता। निशिका का चेहरा उदास था। भले ही ये लीड रोल नहीं है, लेकिन ये फिल्म बहुत बड़ी है। उसके लहजे से कोई भी समझ सकता था कि वो नहीं चाहती थी कि निशा को ये रोल मिले। चंचल थोड़ी परेशान थी। इस बार शायद थोड़ी दिक्कत होगी। कंपनी ने इस फिल्म में बहुत पैसा लगाया है। हमारे मालिक को ख्वाहिश होगी कि लीड और सेकेंडरी लीड दोनों हमारी कंपनी से हैं। अगर कोई ज्यादा मुनासिब लड़की होती तो निशा को हटाने का बहाना बन सकता था, लेकिन पिछले ऑडिशन में कोई पास नहीं हुआ। अब हमारे पास निशा को बदलने की कोई वजह नहीं है। निशिका को अचानक कुछ सूझा और वो शांत हो गई। अपने नाखूनों को छूते हुए उसने एक बार हंसी। छोड़ो, अगर वो इतनी बेताब है रूहानी लोमड़ी बनने के लिए
तो बनने दे। हाँ, देश को बर्बाद करने वाली मोहिनी, ये रोल तो उस पर एकदम फिट बैठता है। निशा को जल्दी ही चंचल का फोन आया, जिसमें उसे बताया गया कि जन्नत की जमीन के लिए उसका सेकेंडरी लीड रोल पक्का हो गया है और उसे तैयारी करनी चाहिए। जन्नत की जमीन में लीड हीरोइन हर तरह की अच्छाइयों का इस्तेमाल करके हीरो को राजगद्दी तक पहुंचाती थी, जबकि सेकेंडरी लीड हर तरह की नीच हरकतें करती थीं, समाज की दुश्मन बनती थीं और सबके द्वारा निंदा की जाती थी। आखिर में लीड हीरोइन उसे चट्टान से कूदने पर मजबूर कर देती थी, जिससे हर किसी का दिल खुश हो जाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि निशिका ने इतनी उदारता दिखाकर उसे ये रोल लेने दिया। हालांकि निशा को जन्नत की जमीन का सेकेंडरी लीड रोल मिल गया था, लेकिन उसे अभी और काम निपटाना था। उसे दूसरी शूटिंग के लिए जाना था, जिसमें उसका रोल था एक ऐसी औरत का जिसने किसी का पति छीना था। आज सिर्फ 5 मिनट का सीन बाकी था, जिसमें भीड़ उसे घेर कर बुरी तरह पीटती थी। वास्तव में उन 5 मिनटों को फिल्माने में 2 घंटे लग गए। भीड़ का रोल करने वाले कलाकार नए थे और उनके हाव भाव उनके चेहरों से मेल नहीं खा रहे थे। निशा को बार बार पिटाई का सीन करना पड़ा। घर लौटकर निशा ने थकान भरे अंदाज में टीवी चालू किया और सोफे पर लेट गई। थोड़ी देर लेटने के बाद उसे लगा जैसे वो कुछ भूल गई है। उसी वक्त टीवी पर न्यूज चल रही थी और स्क्रीन पर एक जानी पहचानी शक्ल दिखी। वो बला की खूबसूरत चेहरा, चौड़े कंधे, पतली कमर, लंबी टांगें और वो रौब जो पहाड़ की छोटी जैसा था। अगर ये छोटू का बाप लखन लूखा नहीं था तो और कौन हो सकता था। लखन लूखा किसी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी में थे और कुछ विदेशियों से हाथ मिला रहे थे। होस्ट उत्साह से बोल रहा था कि लूखा कॉरपोरेशन ने इटालियन डीआर ब्रांड के साथ कामयाबी से करार किया है और यूरोपियन मार्केट में दाखिल हो रहा है। उनके शेयरों की कीमत दोगुनी हो सकती थी। न्यूज देखते हुए निशा को आखिरकार याद आया, वो छोटू को फोन करना भूल गई थी। प्लैटिनम पैलेस लूखा परिवार के बड़े बूढ़े विदेश से लौट आए थे और 5 लोग मिलकर डिनर पर एकजुट हो रहे थे। लूखा कॉरपोरेशन आखिरकार 3 साल से चल रही एक अहम डील को पक्का करने जा रहा था। बाबूजी लूखा बहुत खुश थे और उन्होंने लखन लूखा की जमकर तारीफ की। यहां तक कि ललित लूखा को भी एक राउंड तारीफ मिली। लेकिन असली बात डिनर के आखिर में आई। बाबूजी लूखा का कहना कुछ यूं था, काम जरूरी है, लेकिन उनका प्यारा पोता उससे भी ज्यादा जरूरी है। बाबूजी लूखा, लखन, काम बहुत अहम है, लेकिन छोटू को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तूने काम का व्यस्त दौर खत्म कर लिया है, तो अब छोटू के साथ ज्यादा वक्त बिता। अम्मा लूखा, अगर सचमुच वक्त नहीं है तो कोई ढूंढ जो छोटू का ख्याल रखे। छोटू इतना बड़ा हो गया है, तुझे अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। बाबूजी लूखा, तेरी मां सही कह रही है। ललित लूखा ने अपने भाई को चुपके से एक नजर दी। मां बाप फिर से वही पुरानी राग शुरू कर रहे थे। लखन लूखा खाने में मग्न थे और एक शब्द नहीं बोले। छोटू एक फोन पकड़े हुए था, बिना जरा सी हलचल के। बाप बेटे की अकड़ी हुई जोड़ी को देखकर अम्मा लूखा का दिल टूट रहा था। लखन, तू मेरी बात सुन भी रहा है कि नहीं? और छोटू को क्या हुआ? उसने सारी रात एक कौर भी नहीं खाया और उस फोन को ऐसे पकड़े है जैसे कोई अनमोल खजाना हो। ललित लूखा मसाले वाली पसली चबा रहा था, इसलिए उसकी आवाज थोड़ी गों-गों थी। छोटू उस खूबसूरत दीदी का फोन इंतजार कर रहा है। अम्मा लूखा पूरी तरह उलझन में पड़ गईं। कौन सी खूबसूरत दीदी? ललित ने हाथ हिलाया। अम्मा, बाबूजी इतना परेशान मत हो, भैया को कोई पसंद आ गई है। अम्मा लूखा हैरान थीं, लेकिन यकीन नहीं था। सच बोल रहा है? ललित, हमें चकमा मत दे। इसी बीच बाबूजी लूखा ने भी गंभीरता से अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखीं और ललित को शक भरी नजरों से देखा। मैं आपको चकमा क्यों दूंगा? ये बिल्कुल सच है। अगर यकीन न हो तो भैया से पूछ लो। ललित ने अपने भाई की ओर इशारा किया। लखन, ललित जो कह रहा है वो सच है। बाबूजी लूखा ने धीमी आवाज में पूछा। लखन, कुछ तो बोल। अम्मा लूखा ने उकसाया। लखन लूखा, हाँ, अम्मा लूखा का पारा चढ़ गया। आधा दिन इंतजार करने के बाद उन्हें बस एक हम सुनाई दिया। तू भी ना, कमबख्त लड़का, एक शब्द और नहीं बोल सकता।
तुझसे बात करना हमेशा इतना मुश्किल क्यों होता है? लखन लूखा। सच। लूखा परिवार के बड़े बूढ़े। तो सचमुच उसने सिर्फ एक शब्द बोला। अम्मा लूखा को फिर भी चिंता कम नहीं हुई। उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा, लखन, जिसे तू पसंद करता है, वो लड़की है या लड़का? लखन लूखा का चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। जैसे दांत पीसते हुए उन्होंने 3 शब्द बोले, वो एक लड़की है। ललित इतना हंसा कि कुर्सी से लुढ़कते लुढ़कते बचा। बिल्कुल लड़की है, और वो भी बहुत खूबसूरत। हमारे छोटू को भी वो बहुत पसंद है। छोटू जिस फोन का इंतजार कर रहा है, वो उसी का है। ये सुनकर अम्मा लूखा की आंखें खुशी से छलक आईं। हमारे पुरखों का आशीर्वाद है, पुरखों का आशीर्वाद है। लखन, वो किस खानदान की है, कितनी उम्र है, कहां से है, क्या करती है, उसके घर में कौन कौन है? तूने हमें कुछ बताया ही क्यों नहीं? ललित ने जल्दी से उन्हें रोका। अम्मा, जरा ठंडे दिमाग से काम लो। अभी बहुत सी चीजें पक्की नहीं हुई हैं। हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि डर था कि तुम दखल दोगी और सब गड़बड़ हो जाएगा। अगर उन्हें निशा की असलियत पता चली तो शायद मामला बिगड़ जाए। निशा की बदनामी थी और वो फिल्मी दुनिया में थी। इसी बीच बाबूजी लूखा ने भी मुंह खोला। लखन जिसे पसंद करता है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। तुम बेकार की चिंता मत करो। मैं चिंता कर रही हूं, तुम्हें चिंता नहीं होती? कौन है जो आधी रात को नींद नहीं आने से परेशान होकर बरामदे में सिगरेट पीने जाता है? अम्मा लूखा ने अपने पति की पोल खोल दी, लेकिन उनके पति की बात सुनकर वो थोड़ा सुकून में आई। लखन का नजरिया बहुत सख्त है। जो लड़की उसने चुनी होगी वो जरूर अच्छी होगी, और सबसे खास बात, छोटू को भी वो पसंद है। बात खत्म होते ही छोटू के हाथ में पकड़ा हुआ फोन, जिसे वो सारी शाम थामे रहा था, अचानक बज उठा। ये फोन लखन लूखा का निजी नंबर था, जिसे बहुत कम लोग जानते थे। ललित ने झांक कर देखा, सचमुच निशा का नंबर था। क्या वो लड़की का फोन है? अम्मा लूखा उत्साह से बोली, जैसे वो अभी अपनी बहू से मिलने वाली हों। ललित ने बार बार सिर हिलाया और छोटू को फोन लेने में मदद की। छोटू को फोन इस्तेमाल करना ज्यादा नहीं आता था। लखन लूखा ने पहले उसके लिए एक फोन खरीदा था, लेकिन उसे वो पसंद नहीं आया और उसने कहीं फेंक दिया। पल भर में सारी मेज का ध्यान छोटू के हाथ में पकड़े फोन पर गया। ललित की चमड़ी सबसे मोटी थी। वो सीधे फोन के पास जाकर कान लगाने लगा। निशा काफी देर तक उलझन में रही कि फोन करे या नहीं। आखिरकार उसने वो नंबर डायल कर ही लिया जो उसे दिया गया था। 5 साल पहले की उस घटना के बाद से उसे बच्चों से ज्यादा लगाव नहीं था, बल्कि वो उनसे करीब होने से कतराती थी। उनसे मिलने पर कुछ बुरी यादें ताजा हो जाती थीं, और वो उस बच्चे के बारे में सोचने लगती थी जो उसने खो दिया था। वो बच्चा उसकी सबसे गर्मजोश उम्मीदों का प्रतीक था, लेकिन वो उसकी सबसे गंदी यादों का हिस्सा भी था। लेकिन छोटू के साथ न जाने क्यों वो बेचैनी गायब थी, बल्कि उसे छोटू से एक अनजाना सा प्यार हो गया था। वो खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पा रही थी। ये बात अजीब थी। हेलो, हेलो। फोन उठा तो लिया गया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। निशा जानती थी कि ये जरूर छोटू होगा। वो हंस पड़ी। छोटू है ना? सॉरी, दीदी अभी अभी काम से छूटी और सोचा तुझे फोन कर लूं। छोटू बोल नहीं सकता था और जवाब देने का कोई तरीका भी नहीं था, तो निशा बस खुद ही बोलती रही, कुछ न कुछ कहने की कोशिश करती रही। प्यारे, तूने खाना खाया? तू बहुत दुबला है, थोड़ा ज्यादा खाना, ठीक है? बच्चों को नखरे नहीं करने चाहिए। नखरे करेगा तो जल्दी बड़ा नहीं होगा, और मोटे ताजे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। हालांकि तू अभी भी बहुत क्यूट है। हाँ, अभी मैंने तेरे पापा को टीवी पर देखा। उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा बिजनेस डील साइन किया है। कमाल के हैं वो। मेरी तरफ से उन्हें बधाई देना। 10 मिनट बाद छोटू ने फोन रखा और उस व्हाइट बोर्ड को निकाला जिसे उसने कब से इस्तेमाल नहीं किया था। उसने अंग्रेजी में एक एक अक्षर लिखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। छोटू को भले ही बोलना न आता हो, वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अच्छा था। वो ज्यादातर अंग्रेजी में लिखता था क्योंकि उसे हिंदी लिखना झंझट भरा लगता था। लेकिन उसने काफी समय से कुछ लिखा नहीं था क्योंकि उसका किसी से बात करने का मन ही नहीं था।
लूखा परिवार के बड़े बूढ़े हैरानी से जम गए। ललित लूखा अभी भी तुलनात्मक रूप से शांत था, क्योंकि उसने ये पहले देखा था। लखन लूखा ने चुपके से निशा की बातें सुन ली थीं। उस एक शब्द को देखकर उनके बर्फीले चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी। उन्होंने छोटू के सिर पर हाथ फेरा। शुक्रिया लिखने के बाद छोटू बिना कुछ बोले बहुत गंभीर अंदाज में खाना खाने लगा। यहां तक कि उसने वो गाजर भी खा ली जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। बड़े बूढ़े और हैरान होकर देखते रहे। अम्मा और बाबूजी लूखा अभी अभी मुस्कुराए थे। उनका आज्ञाकारी पोता खुद से लिखने और खाना खाने लगा था, यहां तक कि उसने गाजर भी खा ली। अम्मा लूखा आखिरकार होश में आईं। खुद को रोक न पाकर उन्होंने पूछा, ललित, उस लड़की ने फोन पर छोटू से क्या कहा? बाबूजी लूखा का चेहरा भी जानने की उत्सुकता से भरा था। सबकी नजरों के केंद्र में बैठा ललित धीरे धीरे बोला, उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस छोटू से कहा कि ज्यादा खाए और नखरे न करे। और हां, उसने छोटू से कहा कि भैया को उसकी तरफ से बधाई दे दे। अम्मा लूखा को यकीन नहीं हुआ। बस इतना? ललित ने कंधे उचकाए। और क्या हो सकता था? बाबूजी लूखा ने कृतज्ञता भरे लहजे में कहा, उस लड़की ने एक फोन कॉल में वो कर दिखाया जो छोटू का मनोचिकित्सक 1 साल में नहीं कर पाया। बिल्कुल। अम्मा लूखा हैरान और खुश थीं। ये लड़की तो बुरी नहीं लगती। लखन, तुझे मेहनत करनी होगी। लखन लूखा, हम। अम्मा लूखा ने अपने बड़े बेटे को घृणा भरी नजर से देखा, फिर छोटे की ओर मुड़ी। ललित, तेरा भाई तो लकड़ी का टुकड़ा है, उसे कहां आता है लड़की को रिझाना। तुझे उसकी मदद करनी होगी, ठीक है? अब जाकर मेरी कद्र पता चली। ललित ने गर्व से हल्का सा तंज मारा। फिक्र मत करो, मैं अपनी जिंदगी भर की सीख लगाकर भैया की मदद करूंगा। पहले कुछ नियम तय करते हैं। तुम दोनों को दखल देने की इजाजत नहीं है। तुम्हें पता है, इस मोड़ पर मां बाप का आना सब गड़बड़ कर सकता है। बड़े बूढ़ों ने बार बार सहमति दी। हमें समझ आया, हमें समझ आया, हम बस पूछ रहे हैं। डिनर के बाद जैसे ही मां बाप गए, ललित लूखा अपनी पूंछ हिलाते हुए अपने भाई से इनाम मांगने लगा। भैया, मैंने अभी अच्छा किया ना? किया ना? वो बस जरा सा पूंछ हिला पाया था कि उसके भाई ने फटाक से कुछ छोटा सा उसकी ओर उछाला। ललित ने हाथ उठाकर उसे पकड़ा। ये क्या है? नजदीक से देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये एक चाबी थी। वो चाबी थी उस बुगाटी स्पोर्ट्स कार की, जिसके 100 साल पूरे होने की याद में बनी थी और जिसे वो कब से ललचा रहा था। पूरी दुनिया में बस एक ही गाड़ी थी। अरे मेरी जान! ललित ने कार की चाबी को गले लगाया और पागलों की तरह चूमने लगा। भैया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। पहले कितना भी गिड़गिड़ाया, भाई ने कभी हामी नहीं भरी थी। कौन जानता था कि मां बाप के सामने बस 2-4 बातें बोलने से भाई उसे चाबी उछाल देंगे। इस निशा का उनके भाई के दिल में उससे कहीं ज्यादा वजन था जितना उसने सोचा था। ललित को और चिंता होने लगी। उसने सोचा, फिर बोला, भैया, तू पक्का निशा को चाहता है ना? ये कोई मजाक मजाक तो नहीं? तू सचमुच उससे शादी करना चाहता है? शादी? लखन लूखा के लहजे में कोई शक की गुंजाइश नहीं थी। ललित ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली। उसने कई रिश्तों का तजुर्बा किया था और गंभीर लहजे में बोला, तो मैं तुझे चेतावनी देता हूं, तैयार रह। औरत को रिझाना वैसा ही है जैसे गेम खेलना, और इसके लेवल होते हैं, आसान, मध्यम, मुश्किल और नरक। निशा को रिझाना तो पक्का नरक लेवल है। हर औरत की कोई ना कोई कमजोरी होती है, लेकिन क्या तू निशा पर पैसा चला सकता है? उसकी शक्ल सूरत के बावजूद वो फिल्मी दुनिया में इतनी बुरी हालत में है। साफ है कि वो न तो पैसे का सहारा लेगी, न ही पीछे के रास्ते से काम करवाएगी। प्यार का इस्तेमाल? देख, जब वो विदेश में थी तब उसके कितने यार थे। उसके पुराने यार पूरी फिल्मी दुनिया में बिखरे पड़े हैं, उनके खानदान एक से एक बढ़कर। मैं तो उस लिस्ट को देखकर सलाम करने को तैयार था। इस मामले में मैंने कभी किसी के सामने हार नहीं मानी। और बच्चे का इस्तेमाल? ये तो सोच भी मत कि बच्चे से उसे शादी के लिए बांध लेगा। वो पूरी तरह अपने करियर पर ध्यान दे रही है, उसे बच्चे की कोई चाहत नहीं। अगर मैं खुद उसे रिझाने जाता
तो भी मेरे गेम ओवर होने के 80% चांस थे। तो जैसे प्यार में कच्चे 0 EQ वाले की, तो वो बस अनुभव बन जाएगा। लखन लूखा ने उसे ठंडी नजर से देखा। 100%। ललित का मुंह टेढ़ा हो गया। ठीक है, ठीक है, मेरे गेम ओवर होने के 100% चांस हैं। इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान मत दे, ठीक है? खैर, मैंने एक नतीजा निकाला है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि निशा मेरी तरह है। वो शख्स जो शादी और बच्चे करने की कभी नहीं सोचता। ऐसे लोग प्यार और रिश्तों को लेकर बहुत बेपरवाह होते हैं। उनकी आजादी उनकी जिंदगी है। अगर बस मजे करना हो तो आसान है, लेकिन अगर शादी करनी हो तो यह नरक से भी मुश्किल होगा। वो इसलिए कि तुझे कभी कोई ऐसा नहीं मिला जो तुझे शादी और बच्चे करने की चाहत दे। लखन लूखा का आमतौर पर ठंडा चेहरा खिड़की से आती चांदनी में हल्का सा नर्म लग रहा था। ललित अपने भाई के बोले शब्दों की गिनती कर रहा था। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। अरे अरे, प्यार में पड़ने वाले सचमुच अलग होते हैं। यहां तक कि प्यार का कच्चा भी मुझे सबको सिखा रहा है। हाँ, तेरी बात में कुछ दम तो है। तो क्या कहता है? अपने प्यारे भाई की मदद चाहिए? लखन लूखा ने 2 शब्द कहे। जरूरत नहीं। ललित घबरा गया। ऐसा कैसे चलेगा? औरत को रिझाना बिजनेस से अलग है। जरा सोच, तुझे सचमुच मेरी मदद की जरूरत नहीं? ललित अपनी सेवाओं का जोर शोर से प्रचार कर रहा था। तभी स्टडी का दरवाजा चरमराकर किसी ने खोला। दोनों ने एक साथ सिर घुमाकर देखा। पायजामे में खड़ा छोटू दरवाजे पर था। लखन लूखा की आंखों में हैरानी की एक झलक उभरी। अरे, छोटू! ललित का चेहरा भी हैरानी से भरा था। छोटू इस वक्त अपने बेडरूम से बाहर निकला था।